नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। लखनऊ में लगा निवेश का महाकुंभ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी को मिले 33.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। लगभग 1 करोड़ रोजगार के अवसर होंगे पैदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किया एरो इंडिया के 14वें संस्करण का शुभारंभ। कहा 21वीं सदी का नया भारत अब नहीं खोएगा कोई मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। एयर इंडिया और एयरबस के बीच 250 विमानों को लेकर हुआ समझौता। महिला प्रीमियर लीग ऑक्शन में स्मृति मंधाना बनी सबसे महंगी खिलाड़ी। WPL ऑक्शन में खर्च हुए 59.5 करोड़ रुपए। कुल 87 खिलाड़ियों पर लगी बोली। और अब खबरें विस्तार से। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश को मिले 33.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव। लगभग 1 करोड़ नए रोजगार के बनेंगे अवसर। लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश की जमकर बारिश हुई। देश और विदेश के तमाम उद्योगपति ने प्रदेश में 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश करने पर सहमति जताई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि बीते 6 सालों में यूपी में कई सुधार हुए और प्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर भारत दुनिया के लिए निवेश का प्रमुख स्थल है तो उत्तर प्रदेश उसका ग्रोथ ड्राइवर है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन में उत्तर प्रदेश की बढ़ती भूमिका की सराहना की, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का विजन पूरी दुनिया के सामने रखा। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ हुआ। लखनऊ में संपन्न हुई G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल इंडिया प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। लखनऊ में G20 के डिजिटल इकोनॉमी कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिरकत की। इसके साथ ही सीएम योगी और अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल इंडिया प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य की भावना के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में डिजिटल अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाएगी। G20 की बैठक में वित्तीय समावेशन, सामाजिक सेवा, शासन, सुगमता, सुरक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में डिजिटल तरीके से लोगों को सुविधा मुहैया करवाने के लिए उत्तरदायी है। 13 से 15 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश में G20 से जुड़ी 11 बैठकें हुई, जिनमें कुछ बैठकें वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा में भी आयोजित की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किया एरो इंडिया के 14वें संस्करण का शुभारंभ। कहा 21वीं सदी का नया भारत अब नहीं खोएगा कोई मौका। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में स्थित यलहंका वायुसेना स्टेशन परिसर एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एरो इंडिया भारत की नई ताकत और आकांक्षाओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत में बने तेजस विमान और INS विक्रांत भारत की क्षमता के उदाहरण हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। उन्होंने कहा कि देश जो दशकों से सबसे बड़ा रक्षा आयातक था, वो अब दुनिया के 75 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। बीते 5 वर्षों में देश का रक्षा निर्यात 6 गुना बढ़ा है।
और उसने अपने निर्यात में 1.5 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर लिया है। 5 दिनों तक चलने वाले एरो इंडिया 2023 में द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज विषय पर एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं में भारत की वृद्धि को प्रदर्शित किया गया। एरो इंडिया 2023 में 98 देशों की करीब 809 कंपनियां ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की बातचीत। बैठक में एयर इंडिया और एयरबस के बीच 250 विमानों को लेकर हुआ समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत की। बातचीत में एयर इंडिया एयरबस साझेदारी पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में एयर इंडिया और एयरबस के बीच 250 विमानों को लेकर समझौता हुआ। संवाद में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित उद्योगपति रतन टाटा और एन चंद्रशेखरन भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने एयर इंडिया और एयरबस के इस लैंडमार्क समझौते पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह डील भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सफलताओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाती है। उत्तर प्रदेश की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विभिन्न कार्यक्रमों में हुई शामिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में स्टूडेंट्स को दी डिग्रियां। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के किए दर्शन। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश दौरे के पहले दिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई और मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल और डिग्रियां प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में जितना कठिन संघर्ष था, उतना ही उल्लेखनीय उनका कार्य भी था। मौजूदा पीढ़ी के छात्र छात्राओं को बाबा साहेब के जीवन से सीखना चाहिए। राष्ट्रपति ने इससे पहले लखनऊ में बुक्सा जनजाति के लोगों से मुलाकात की और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हुई शुरू। इस साल 38 लाख से अधिक छात्र बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा की सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बता दें, सीबीएसई बोर्ड इस साल 15 फरवरी से 5 अप्रैल 2023 तक कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा आयोजित कर रहा है। इस साल लगभग 38,83,710 विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं। ये परीक्षाएं देश भर में 7,200 से अधिक केंद्रों और दुनिया भर के 26 देशों में आयोजित की जा रही हैं। यूपी बोर्ड की शुरू हुई परीक्षाएं। नकल विहीन परीक्षाएं कराने के लिए सरकार ने किए कड़े इंतजाम। एसटीएफ और एलआईयू की टीमें भी लगाई गईं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित हो रही हैं। परीक्षा के लिए प्रदेश में 8,753 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 58,85,745 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ साथ एसटीएफ और एलआईयू की टीमें भी परीक्षा केंद्रों पर तैनात की गई हैं। यूपी बोर्ड के अधिकारी भी परीक्षा केंद्रों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। परीक्षा की निगरानी के लिए सभी जिलों में कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत तुर्की और सीरिया में भेजी सहायता। सेना की टीम 24/7 काम कर प्रभावित लोगों को मुहैया करा रही है राहत। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भूकंप में अब तक 37,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तुर्की और सीरिया के भूकंपग्रस्त इलाकों में सहायता के लिए भारत सरकार के ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत लगातार राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। देखते हैं अब क्या कुछ हुआ खास साइंस की दुनिया में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLVD-2 का किया सफल प्रक्षेपण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने छोटे रॉकेट
लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV से 3 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक और कीर्तिमान स्थापित किया। SSLV-D2 से जिन 3 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया उनमें इसरो का एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 07 EOS-07, अमेरिका का जेनस 1 उपग्रह और स्पेस किड्स इंडिया का आज़ादी सैट-2 शामिल है। SSLV-D2 के मिशन में मिली इस सफलता के साथ ही भारत ने छोटे सैटेलाइट प्रक्षेपण बाजार में कदम रखा। इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यान को मंगल की सतह में प्राचीन झील के साक्ष्य मिले। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक अंतरिक्ष यान को मंगल की सतह में एक पर्वत के पास प्राचीन झील के साक्ष्य मिले हैं। यह यान मंगल में सल्फेट खनिज से भरी पर्वतीय क्षेत्र के ऊपर उड़ान भर रहा था, जहां उसे पानी दिखाई दिया। शोधकर्ताओं ने पहले केवल पानी की बूंदों के पाए जाने के बारे में अनुमान लगाया था, लेकिन अब उन्हें पानी के कुछ स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। नासा के अनुसार यान ने चट्टानों से कुछ नमूने निकालने के प्रयास किए, लेकिन उन्हें खास सफलता नहीं मिली। इस बीच वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यान कुछ नरम स्थान पर उतर पाएगा। नासा का यह यान लगभग 1 दशक से मंगल ग्रह की सतह की खोज कर रहा है। और अब बढ़ते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों की ओर। महिला प्रीमियर लीग ऑक्शन में स्मृति मंधाना बनी सबसे महंगी खिलाड़ी। WPL ऑक्शन में खर्च हुए 59.5 करोड़, 87 प्लेयर बिके। भारत में पहली बार आयोजित होने जा रही महिला प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों का ऑक्शन हो गया है। मुंबई में आयोजित ऑक्शन में कुल 448 खिलाड़ी शामिल थे, जिनमें से 30 विदेशी खिलाड़ियों समेत 87 खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजियों ने खरीदा। भारत की स्मृति मंधाना सबसे महंगी खिलाड़ी रही। उन्हें RCB ने 3.40 करोड़ में खरीदा। महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर एशली गार्डनर रही। उन्हें गुजरात जायंट्स ने 3.20 करोड़ रुपए में खरीदा। तीसरे नंबर पर नताली साइवर है। उन्हें मुंबई इंडियंस ने 3.20 करोड़ में खरीदा। चौथे नंबर पर भारत की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा है। दीप्ति को यूपी वॉरियर्स ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिग्स को दिल्ली कैपिटल्स और हरमनप्रीत कौर को मुंबई इंडियंस अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही। अंत में खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। भारतीय मूल की रिपब्लिकन पार्टी नेता निक्की हेली ने किया ऐलान, 2024 में लड़ेंगी संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का चुनाव। माल्डोवा की प्रधानमंत्री नतालिया गवरिल्ता ने समर्थन की कमी का हवाला देते हुए अपने पद से दिया इस्तीफा। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।